नमस्कार, आपके अपने चैनल एडुप्लस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट 2 वीडियोज़ लेके आए हैं। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा गर्म दल और नरम दल, जो कि कांग्रेस के ही दो अन्य अंग थे, जिनका 1907 में सूरत फूट के दौरान दोनों का अलग हुए और 1916 में लखनऊ समझौता के अंतर्गत दोनों पुनः कांग्रेस में शामिल हुए। उनके प्रमुख नेता कौन थे और प्रमुख घटनाक्रम क्या रहे उनके, और आगे हम देखने वाले हैं कि बंगाल में जो क्रांतिकारियों का गढ़ था वो वहाँ पे किस तरीके से क्रांतिकारी आंदोलन ने स्वरूप लिया, और इसके अलावा ही अन्य प्रमुख आंदोलनों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो कृपया इस वीडियो के लास्ट तक अवश्य बने रहें ताकि आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संपूर्ण महत्वपूर्ण पॉइंट देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, उससे पहले एक बार हम पुनः देखना चाहेंगे कि गर्म दल के जो नेता थे वो लाल, बाल और पाल, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, पाल बिपिन चंद्र पाल, इनके अलावा एक अरविंद घोष भी गर्म दल के एक प्रमुख नेता थे। ये इस दल के नेता अंग्रेजों के खिलाफ थे, उनको उनसे कोई मर्सी नहीं चाहिए थी। नरम दल के नेता को चिढ़ाने के लिए ये लोग वंदे मातरम गीत गाते थे और वंदे मातरम से अंग्रेजों को चिढ़ थी, वंदे मातरम गान से। इनका नारा ही वंदे मातरम था। इनके माननीय नेता कौन थे? लोकमान्य तिलक। और 1907 के सूरत अधिवेशन में ये कांग्रेस से अलग हुए थे। कांग्रेस कब आई थी? 1885 में, लेकिन 1907 में इन दोनों नेताओं का जो आपसी मतभेद उजागर हुआ और सूरत अधिवेशन में इन दोनों ने खुल के इस बात को आगे रखा और दोनों अपना अलग अलग कार्य करने लगे। तो गर्म दल देखा हमने, आगे चलिए देखते हैं नरम दल। नरम दल के नेता कौन थे? जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले। इनका नारा क्या था? जन गण मन। इनके नेता कौन थे? मोतीलाल नेहरू। और 1907 में जैसा कि बता चुका हूँ दोनों अलग हुए थे। इस दल के नेता ज़्यादातर अंग्रेजों के साथ रहते थे, मतलब उनके साथ मिलकर एक आवेदन लेकर एक प्रतिवेदन के द्वारा अपनी मांगों को मतलब रिक्वेस्ट करते थे। नरम दल वाले अंग्रेजों के समर्थक थे। अंग्रेजों को यह गीत पसंद नहीं थी। कौन सी गीत नहीं पसंद थी? वंदे मातरम। दोनों का अंतर मैंने बता दिया आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक पार्टी थी गदर पार्टी। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल संस्थापक थे, लेकिन अध्यक्ष थे सोहन सिंह। गदर का मतलब होता है विद्रोह। इसकी स्थापना 25 जून 1913 को हुई थी। गदर पार्टी पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक दल था। इसका प्रतीक चिन्ह आप देख सकते हैं, दो तलवार आपस में लड़ते हुए। पार्टी का मुख्य उद्देश्य भारत में क्रांति लाना था, जिसके लिए अंग्रेज नियंत्रण से भारत को स्वतंत्र कराना आवश्यक था। इसके सहयोगी सदस्य कौन थे? रामचंद्र, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भीखाजी कामा। इनका प्रकाशन अपना एक खुद का प्रकाशन था, जो कि युगांतर नामक एक साप्ताहिक, बाद में यही मासिक बन के, साप्ताहिक मतलब क्या हो, 7 दिन में ये पत्रिका निकलती थी। बाद में इसी को मंथली बेसिस पे कर दिया गया। प्रेस की स्थापना हुई और बाद में से ही हिंदुस्तान गदर का प्रकाशन किया इसी प्रेस ने। अब हम आगे चलते हैं, बंगाल में हुए क्रांतिकारी आंदोलनों के स्वरूप को देखते हैं। तो बंगाल जो है ये आतंकवादी नहीं, क्रांतिकारी आंदोलन का गढ़ था। यहाँ पे क्रांतिकारी विचारधाराओं को बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया। ये दो वहाँ के प्रमुख एक क्रांतिकारी थे। 1906 में इन दोनों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। इस समाचार पत्र ने क्रांति के प्रचार में सर्वाधिक योगदान दिया। युगांतर नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो बंगाल से प्रकाशित हुआ। इस बात को आप ध्यान देंगे। और कब? 1906 में। ये क्वेश्चन आता है। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत भद्रलोक समाज ने किया। इन दोनों के सहयोग से 1907 में अनुशीलन समिति का भी गठन इन दोनों ही ने किया था 1907 में, जिसका उद्देश्य था खून के बदले खून। 23 दिसंबर 1907 को ढाका के पूर्व जिलाधीश एलेन के पीठ पर गोली मारी गई। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किंग्स फोर्ट को मारने के लिए उस पर बम फेंका, परंतु बच गया। ये सब घटनाक्रम इसी दौरान की थी। जिसके बाद प्रफुल्ल चाकी ने तो खुद को गोली मार ली, जबकि खुदीराम बोस को पकड़ा गया और उन्हें 11 मई 1908 को फांसी दे दी गई। 1905 में बरिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक क्रांति से संबंधित पुस्तक लिखा। तो अगर क्वेश्चन आता है भवानी मंदिर नामक पुस्तक किसने लिखा, तो बीके घोष, बरिंद्र कुमार घोष 1905 में। तो बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का एक स्वरूप देखा। चलिए हम पंजाब में देखते हैं।
पंजाब में 1906 के प्रारंभ में ही क्रांतिकारी आंदोलन फैल गया था। यह आंदोलन पंजाब सरकार के एक उपनिवेशीकरण विधेयक के कारण किसानों में व्यापक असंतोष व्याप्त होने के कारण किसानों के द्वारा, पंजाब में मूलतः यह किसके द्वारा किया गया? किसान के द्वारा। यह आंदोलन जल कर में वृद्धि यानी वाटर टैक्स में वृद्धि के कारण हुआ। इसके कारण लाहौर तथा रावलपिंडी में किसानों ने आंदोलन चलाया। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह जो यहाँ के प्रमुख नेता थे, उन्हें गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया? मांडले जेल भेज दिया गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन का श्रेय किनको जाता है? तिलक, जिनको अपना एक पत्र था जो कि केसरी नाम से निकालते थे। तिलक ने 1893 में गणपति एवं 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना आरंभ किया और महाराष्ट्र में ही 1893 से 97 के बीच प्लेग फैला। वो अंग्रेज सरकार ने मरहम लगाने के बाद दमन कार्य किया, मतलब कि उनको चाहिए था कि लोगों को रिलीफ दे, मेडिकल मुहैया कराए। इसके बावजूद उन्होंने अतः 20 जुलाई 1897 को प्लेग कमिश्नर आर्मस्ट को, दो भाई थे चापेकर बंधु, क्या नाम था? चापेकर बंधु ने गोली मारकर हत्या कर दी, क्योंकि वो प्लेग में लोगों को सहायता पहुंचाने के बजाय दमन कार्य को जारी रखे हुए थे। किन्होंने उनकी हत्या की? चापेकर बंधु ने। इस विद्रोह में दामोदर चापेकर को पकड़कर मृत्युदंड दिया गया तथा तिलक को विद्रोह को भड़काने के रूप में 18 माह का कारावास दिया गया। महाराष्ट्र में नासिक भी क्रांतिकारी आंदोलन का गढ़ था। 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। ये क्वेश्चन भी एक एग्जाम में आता है। अभिनव भारत की स्थापना किसने की? तो विनायक दामोदर सावरकर 1904 में। महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन किया गया। कौन सा? काल का, महाराष्ट्र से। मित्र मेला का नाम ही आगे चलकर अभिनव भारत हो गया। तो ये अभिनव भारत जो 1904 में हुआ, पहले क्या था? मित्र मेला के नाम से था। अब हम देखते हैं कि विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन किस तरीके से हावी रहा। तो यहाँ अंग्रेजी प्रशासन के चंगुल से बचने के लिए क्रांतिकारियों ने विदेशों में रहकर भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। फर्स्ट देखिए आप, फरवरी 1905 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई। किसकी? इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। कहाँ? लंदन में। ठीक, अमेरिका के बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं। यहाँ देखिए लंदन 1905 में। इसके अन्य सदस्य कौन थे? हरदयाल, मदनलाल धिंगरा, विनायक दामोदर सावरकर। मदनलाल धिंगरा ने 8 जुलाई 1909 को इंडिया हाउस के राजनीतिक सहायक सर विलियम कर्जन विली को गोली मार के हत्या कर दी। किसने? मदनलाल धिंगरा ने। और बाद में मदन को फांसी दे दी गई। इस संस्था के द्वारा इंडिया सोशलिस्ट मासिक पत्रिका का संपादन किया गया। किसके द्वारा? आपको इंडियन होम रूल सोसाइटी के द्वारा। 1913 में अनेकों भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। तो ये 1905 में इन्होंने कहाँ किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा के नेतृत्व में इंडियन होम रूल सोसाइटी लंदन में, और आगे चल के लाला हरदयाल ने अपनी एक गदर पार्टी बनाई 1913 में। कहाँ? अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को में। इसके अन्य नेता कौन थे? रामचंद्र, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान और मैडम कामा। सिल्क पेपर षड्यंत्र क्या है? ये अक्सर एग्जाम में आता है। सिल्क पेपर षड्यंत्र जो था वो मौलवी अब्दुल्ला सिंधी द्वारा कुछ पत्र मसूद हसन को पीली स्लिप पर फारसी भाषा में लिखा गया था। बाद में इन पत्रों के पकड़े जाने पर सिल्क पेपर षड्यंत्र से जाना गया। तो क्योंकि वो सिल्क पेपर पे लिखा हुआ था और उस षड्यंत्र को तब उसी पेपर के नाम से जाने लगा। अब हम देखते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे हुई और उसका क्या प्रभाव हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में रहा। तो एच आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक दल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो टू से 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में मिला। कहाँ मिला? शिमला में। इस प्रतिनिधिमंडल ने वायसराय से अनुरोध किया कि प्रांतीय, केंद्रीय और स्थानीय निर्वाचन हेतु पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था मुसलमानों के लिए की जाए। 1906 में आगा खां के नेतृत्व में। इस शिष्टमंडल को भेजने के पीछे अंग्रेज उच्च अधिकारियों का हाथ था। मिंटो ने इनकी मांगों का पूर्ण समर्थन किया। परिणाम स्वरूप मुस्लिम नेताओं ने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की। कब की? 30 दिसंबर 1906। और किसके नेतृत्व में? सलीमुल्लाह के नेतृत्व में।
तो यहाँ भी अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। क्यों? क्योंकि मुस्लिम दल को किससे तोड़ के, कांग्रेस से अलग तोड़ के क्या किया, कमज़ोर कर दिया कि लोग आपस में हिंदू मुस्लिम लड़ेंगे और उनको राज करने में आसानी होगी, और उसी का फ़ायदा उठाया और इनको मुस्लिम लीग की स्थापना अलग करवा दी 1906 में। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति भक्ति उत्पन्न करना, क्योंकि उनकी अलग से आप कोई व्यवस्था कर रहे हैं तो उनको लगेगा कि मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। वो भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक और अन्य अधिकारों की रक्षा करना के नाम पे वो अपना उल्लू सीधा कर रहे थे। अब इसके बाद क्या आया था? 1906 में हुई, और 1909 में क्या हुआ? मार्ले मिंटो सुधार आया। कौन सा? तत्कालीन भारतीय सचिव मार्ले, और वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो, जो कि 1906 के बाद उस समय थे। उन्हें सुधारों को भारतीय परिषद एक्ट 1909 पारित किया, जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। इस एक्ट के अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के आकार उनकी शक्तियों में वृद्धि की गई। मुसलमानों के पृथक निर्वाचन और मताधिकार की व्यवस्था की गई। किसमें? 1909 में। वही 1906 में गठन हुआ और 1909 में वो पारित हो गया। अंग्रेजों की यही नीति कालांतर में भारत के विभाजन का कारण बनी। कांग्रेस ने इन सुधारों का विरोध किया, जबकि कट्टरपंथी मुसलमानों ने इसका समर्थन किया, और आगे चल के भारत पाकिस्तान का नींव यहीं रखा गया था। अब हम देखते हैं राजद्रोह सभा अधिनियम 1911। मार्लो मिंटो सुधारों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उग्रवादी संगठनों ने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को काफ़ी तेज कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने 1911 में राजद्रोह सभा अधिनियम पारित कर उग्रवादी दल के नेता लाला लाजपत राय एवं अजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया, और ताकि उनके आंदोलनों को कुचलने का प्रयास किया जा सके, क्योंकि अगर लीडर आपका हिरासत में आ गया तो आंदोलन छीन पड़ जाता है। इसके बाद ही, जैसा कि पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, दिल्ली दरबार 1911 में घोषित हुआ, जो कि दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और तत्कालीन महारानी मेरी के स्वागत में किया गया। वायसराय उस समय कौन थे? तो वायसराय उस समय थे लॉर्ड हार्डिंग। मिंटो के बाद आए थे हार्डिंग। इसका कारण क्या था कि दरबार में बंग भंग जो हुआ था, उसको बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई। इसी दरबार में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की भी घोषणा हुई। दिल्ली दरबार 1911 में। तो दिल्ली कब लाया गया राजधानी? 1911 में दिल्ली दरबार में। आंदोलन का तीसरा चरण जो है, जिसे हम लोग गांधी युग के नाम से भी जानते हैं, उसे हम अब देखेंगे। तो तीसरा चरण जो है आपका 1919 से लेकर 1947 तक। सबसे पहले महात्मा गांधी की कुछ बेसिक पृष्ठभूमि को जान लेते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ? पोरबंदर, गुजरात में। पिता करमचंद गांधी थे, माता पुतलीबाई, पत्नी कस्तूरबा गांधी। 13 वर्ष की उम्र में शादी हुई थी। दादा उत्तम चंद्र गांधी, और इनके पुत्र जो थे 4, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। आप ये देखिए, इनका प्रिय भजन क्या था? वैष्णव जन तो तेनो कहिए, पीर पड़ाई जानो रे। इनके रचयिता कौन थे? नरसिंह मेहता। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस तरीके नहीं आएगा कि महात्मा गांधी के प्रिय भजन के रचयिता कौन थे। आपसे पूछा जाएगा वैष्णव जन तो तेनो कहिए, पीर पड़ाई जानो रे के रचयिता कौन है? तो नरसिंह मेहता। नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे चलिए। इनके एक और भजन थे, रघुपति राघव राजाराम, पतित पावन सीताराम। इनके रचयिता कौन थे? विष्णु दिगंबर पुलस्कर। तो 2 भजन, विष्णु जन के नरसिंह मेहता, रघुपति राघव के विष्णु दिगंबर पुलस्कर। इनके उपाधियां क्या क्या हैं, उन चीज़ों पे हम नज़र डालते हैं। उपाधियों में बापू सर्वप्रथम इन्हें जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर, बापू नेहरू ने कहा था, महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि टैगोर खुद एक महात्मा थे, तो इनको महात्मा का संबोधित किए। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 1 मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन कहा था, जो कि लास्ट में आपके यहाँ के वायसराय थे। भारत का अर्धनंगा फकीर विंस्टन चर्चिल कहा था। तो ये 2 बाहर के हैं। और प्रसिद्ध समाचार पत्र एवं पुस्तकें उनके काल में देखते हैं। यंग इंडिया 1919 में इंग्लैंड में आई थी। नवजीवन 1919 गुजरात में निकाले थे। और हरिजन 1933 में हिंदी में। तो हिंदी में हरिजन निकाले थे, ह से हिंदी और ह से हरिजन। नवजीवन तो
गुजराती में, यंग इंडिया इंग्लिश में तो इंग्लिश में, ये दोनों 1999 में, ये 1933 में। अब पुस्तकें में हम देखते हैं कि पुस्तक कौन सा था, तो पुस्तक में हम देख रहे हैं कि हिंदी स्वराज जो है, हिंद स्वराज 1909 में निकाले थे, गुजराती में एक जहाज पे लिखे थे। और सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925 में गुजराती में लिखे थे। द एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ, ये भी गुजराती में। तो बुक दोनों लिखा है इन्होंने गुजराती में। इनके विचारों के स्रोत जो हैं वो कैसे प्रभावित हैं, कहाँ से प्रभावित हैं, वो देखिए आप। सविनय अवज्ञा, ये कहाँ से है, थोरो के सिविल डिसओबीडियंस के विचार से प्रभावित थे। किसके, थोरो के विचारों से प्रभावित होकर सविनय अवज्ञा। सर्वोदय जॉन रस्किन, जो कि जॉन रस्किन बोर्न अनटू द लास्ट के विचार से प्रेरित। उसके बाद अपने सत्य संबंधी विचार, टोल्स्टॉय की किताब द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू से प्रभावित। तो ये तीनों वर्ड आप देख चुके हैं कि थोरो से सविनय अवज्ञा, जॉन रस्किन से सर्वोदय और टोल्स्टॉय से अपने सत्य संबंधी विचार उनके प्रभावित थे। अब इसके क्रम में हम आगे देखते हैं कि पढ़ाई जो है इनकी कब हुई थी, 1889 से लेकर 1891 तक ब्रिटेन में रहे और इंग्लैंड से बैरिस्ट्री किया इन्होंने। भारत 1891 में लौटे और 1892 में एक मुस्लिम व्यापारी के आग्रह पे वो दक्षिण अफ्रीका गए उनका मुकदमा देखने के लिए, क्योंकि उन्होंने बैरिस्टर वकालत की पढ़ाई की थी। 1893 में ऑफ कोर्स वो दक्षिण अफ्रीका चले गए थे, वहाँ पे भी उन्होंने एक अच्छा खासा रोल निभाया वहाँ के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए। 1915 में वो भारत लौटे। दक्षिण अफ्रीका में देखा कि किस प्रकार ब्रिटिश सत्ता के सामने गोरे काले का भेद शुरू हो गया था। उसकी घटना कब है, ट्रेन की घटना हुई थी जब उन्हें प्रथम श्रेणी में ट्रेन की यात्रा करने के दौरान जबरन उतार दिया गया था, जबकि उनके पास ऑलरेडी प्रथम श्रेणी के ट्रेन की टिकट थी। यह घटना डबरन से पिटोरिया, कहाँ, डबरन से पिटोरिया यात्रा के क्रम में बीच में एक स्टेशन पर एक ब्रिटिश अधिकारी उन्हें उतार देता है। यह घटना रेलकांड के नाम से ज़्यादा प्रचलित है। 1894 में एक संस्था बनाई, नटाल इंडिया कांग्रेस, साउथ अफ्रीका में। 1903 में एक पत्रिका निकाली, द इंडियन ओपिनियन अखबार कहाँ निकाली, 1903 में। 1904 में एक आश्रम बनाया, फिनिक्स आश्रम। इंडिया से बाहर इनका आश्रम था पहला, ये फिनिक्स आश्रम, साउथ अफ्रीका। कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा, इंडिया में नहीं है, फिनिक्स आश्रम साउथ अफ्रीका। 1906 में प्रथम सत्याग्रह उन्होंने कहाँ किया था, दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका रहने के दौरान उन्होंने कई विचारक एवं समाज सुधारक के किताबों को पढ़ा। अब हम चलते हैं भारत में उनका क्या प्रभाव रहा। 1915 में आया उन्होंने। 1915 में आने के बाद उनका जो आंदोलन पे अकाट छूट जो है, अकाट छवि का जो छाप जो पड़ता है 1919 से पड़ता है। तो 1919 से हम देखते हैं कि वो 1915 को तो वापस आ गए थे 9 जनवरी को, इसलिए 9 जनवरी को क्या प्रवासी दिवस मनाया जाता है, क्या प्रवासी दिवस। इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि एक नरम दल के नेता थे। 1916 में गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1915 में आए और 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की उन्होंने। यह दौर कब था, 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, आप लोग को पता है। उसी के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से बगैर सलाह लिए भारत को मित्र राष्ट्र के पथ में शामिल कर लिया। प्रारंभिक चरण में अंग्रेजों को सहयोग देने की नीति अपनाई तथा उसके माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में उन्होंने भारतीयों को अंग्रेजी सेना में भर्ती होने के लिए उकसाया, इसलिए इन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है। अंग्रेजों ने इन्हें कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी, कैसर-ए-हिंद की, और भर्ती करने वाला सार्जेंट। तो यहाँ पे ये देखिए कि इनके विचार में क्या आया कि अगर हम अंग्रेज़ों को यहाँ सहयोग करते हैं इनके काम के लिए, तो अगर वो युद्ध में जीत जाते हैं या आगे चल के कुछ भी उनके साथ बेनिफिट होता है, तो उस बेनिफिट को हमारे साथ बांटेंगे। तो किस रूप में बेनिफिट को बांटेंगे कि हमारे देश को वो आज़ाद कर देंगे या हमें शासन चलाने का मौका मिलेगा, एक प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। ऐसा विचार इनके मन में आया था, इसीलिए इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को सहयोग दिया था। अब देखते हैं महात्मा गांधी सर्वप्रथम भारत में क्या क्या किए। सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ किए थे, दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन यहाँ कहाँ है, भारत में। तो भारत में सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण में किए थे 1917 में। एक बार पुनः देखिए, 1915 में आए,
भारत 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना किया अहमदाबाद में, और 1917 में बिहार आ गए। चंपारण में 3 कठिया पद्धति कि आपको बीघा में 3 कट्ठा में नील की खेती करना अंग्रेजों का रूल था, और नील की खेती करने से क्या होता था कि ज़मीन बंजर हो जाती थी, और 1917 में ये किया। उसके बाद पहला अनशन कब किया? अहमदाबाद मिल मजदूर के पक्ष में 1918 में पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग, और ये सफल रहा। कहाँ? अहमदाबाद में। तो सब देखते जाए। 1915 घर वापसी, प्रवासी दिवस 9 जनवरी। उसके बाद 16 अहमदाबाद में आश्रम, साबरमती आश्रम। 17 में चंपारण में 3 कठिया पद्धति विद्रोह में पहला सत्याग्रह, पहला अनशन 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर के रूप में। अखिल भारतीय स्तर पे सत्याग्रह रोलेट एक्ट के विरोध में 1999 में, और आमरण अनशन कब किया? सांप्रदायिक पंचायत या मैकडोनल्ड अवार्ड के विरोध में 1932 में। खेरा आंदोलन कब किए थे इन्होंने? 1918 में गुजरात में खेरा आंदोलन। इसी बीच एक घटना घटी 1919 में रोलेट एक्ट पारित होना तथा विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड होना। अब इसमें आप क्या देखिए कि गांधी जी के स्टार्टिंग फेज के 3 प्रमुख आंदोलन, पहला क्या था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल का मजदूरों का अनशन 1918 में, और खेरा सत्याग्रह कब हुआ? 1918 में। ये दोनों तो खेरा सत्याग्रह भी गुजरात में, अहमदाबाद का भी गुजरात में। सबसे पहले हम देखते हैं चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह क्या हुआ? 1917 में किया गया। बिहार के चंपारण में मुद्दा नील उत्पादन की 3 कठिया पद्धति से संबंधित था। उन्हें बुलाने का, उन्हें न्योता भेजने वाला कौन था? पंडित राजकुमार शुक्ल। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह भारत में यही था। विशेष रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि इसी सत्याग्रह के दौरान दी थी। नेक्स्ट हम देखते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में स्वरूप लिया। स्थान इसका अहमदाबाद गुजरात था। मुद्दा था कि प्लेग बोनस को लेकर मिल मालिक और मजदूरों के बीच विवाद हो गया था। मजदूर मांग कर रहे थे प्लेग बोनस की, लेकिन मालिक देने को राजी नहीं थी। यहाँ उन्हें कौन बुलाया? अनुसुईया बेन ने। विशेष गांधी जी का पहला अनशन था ये। अब खेरा सत्याग्रह। खेरा सत्याग्रह 1918 में हुआ। इसका स्थान गुजरात था। मुद्दा था अकाल के बावजूद किसानों से जबरदस्ती राजस्व की वसूली। तो खेरा सत्याग्रह किससे था? किसानों से संबंधित था, और अहमदाबाद मजदूर आंदोलन था। तो दोनों में यही अंतर है मुख्य रूप से। अब हम आगे चलने से पहले थोड़ा रोलेट एक्ट को जान लेते हैं। रोलेट एक्ट का जो है पूरा नाम एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्टिविटीज़ एक्ट है। यह वर्ष 18 मार्च 1919 में आया। इस अधिनियम के तहत किसी भारतीय को राजद्रोहात्मक कार्यों के लिप्त रहने के संदेह मात्र में गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसे भारतीय अभियुक्तों को अपने वकीलों से संपर्क करने की इजाज़त भी नहीं थी। इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून या काला कानून भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि गांधी जी ने इस अधिनियम के विरोध में अखिल भारतीय स्तर पे प्रथम सत्याग्रह रोलेट सत्याग्रह प्रारंभ किया था 1999 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये देखिए आप, आया कब? 18 मार्च को, और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उसकी क्या घटना थी कि 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर के ज़िले में स्थानीय लोग के द्वारा पंजाब में 2 जो अत्यंत प्रिय नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचली, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो वही गिरफ्तारी के विरोध में कि उनको छोड़ा जाए, ऐसा करेगा कि शांतिपूर्ण विरोध सभा का आयोजन किया गया था, जिसपे सैन्य जनरल जो था, मिलिट्री का जनरल था, जनरल डायर, वहाँ उपस्थित होकर बिना किसी पूर्ण चेतावनी के निहत्थी भीड़ पे अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई, जिसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 389 लोग मारे गए और लगभग 1200 के आसपास घायल हुए। लेकिन ओरिजिनल में करीब 1800 व्यक्ति मारे गए थे उस जलियांवाला बाग हत्याकांड में। इसी कांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। तो रोलेट सत्याग्रह पता चला किस लिए हुआ? इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। तो यहाँ पे ये देखिए कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, काफ़ी हो हल्ला मचा, तो 2 कमीशन आए। एक हंटर कमीशन आया अंग्रेजों के तरफ से, और यहाँ नेहरू रिपोर्ट जो है, ये मोतीलाल नेहरू जो है, उन्होंने अपना एक रिपोर्ट दिया, लेकिन इनकी रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया। अंग्रेजों ने अपना एक खाना पूर्ति किया हंटर कमीशन के नाम पे, और रिपोर्ट देके जनरल डायर को क्लीन चिट दे दिया गया, और अन्य अधिकारी जो इसमें शामिल थे उनको क्लीन चिट दे दिया गया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, इस घटना को जांच करने के लिए लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमेटी आयोग की स्थापना की गई, जिसे मैं बता चुका हूँ। अब हम देखते हैं खिलाफत आंदोलन।
खिलाफत आंदोलन भी 1999 से 1922 तक हुआ। यह पहले कौन किया था? अली बंधुओं ने। कौन? मोहम्मद अली और शौकत अली। खिलाफत दिवस 13 अगस्त 1920। बाद में गांधी जी ने इसको बढ़ाया आगे। अबुल कलाम आज़ाद ने आंदोलन के प्रचार के लिए अल हिलाल एवं कॉमरेड पत्रिका चलाई। 2 मूल कारण, गांधी जी मुसलमानों को भी राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहते थे, इसलिए इसका नेतृत्व किया खिलाफत आंदोलन का। विशेष इसमें क्या था रीजन? तुर्की के खलीफा जो पूरे विश्व भर में मुसलमानों के गुरु हुआ करते थे, उनके साथ जो अनैतिक बर्ताव ब्रिटिश सरकार द्वारा किया जा रहा था, उसके विरुद्ध में मुसलमानों ने भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन में भी गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो यह आंदोलन का जो केंद्र था ये कहीं और था। तुर्की के खलीफा के कारण यहाँ पे उस आंदोलन को अंजाम, इसका कोई भारतीय मतलब स्वाधीनता से लेना देना कुछ खास नहीं था। नेक्स्ट हम देखते हैं असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन क्या है? 1920 से लेके 1919 में रोलेट एक्ट का हुआ। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक। इस समय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में लगभग 12वां आयोजन हो रहा था, कांग्रेस का 12वां। 1920 में 2 अधिवेशन का आयोजन किया गया, विशेष कलकत्ता में और वार्षिक नागपुर में। स्पेशल कहाँ होता है? कलकत्ता, और वार्षिक जो होता है वो नागपुर में। इसमें असहयोग आंदोलन पारित किया गया और कलकत्ता में असहयोग आंदोलन को पारित नहीं किया गया। इसकी अध्यक्षता कौन? वीच राघवाचारी किए और विशेष कलकत्ता वाले की लाला लाजपत राय किए, जिन्होंने असहयोग आंदोलन को पारित नहीं किया। प्रारंभ में मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और एनी बेसेंट इस आंदोलन के खिलाफ थे, लेकिन बाद में मोतीलाल नेहरू ने समर्थन किया इस आंदोलन का। एनी बेसेंट ने इस आंदोलन को मूर्खतापूर्ण कार्य के रूप में बताया। शुरुआत में एस बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, CR दास, बिपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना, शंकर नायर, सरनारायण चंद्रबाबू इस प्रस्ताव के विरोधी थे। फिर भी अली बंधुओं, मोतीलाल के समर्थन में यह प्रस्ताव कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। असहयोग संबंधी प्रस्ताव की मुख्य बातें: सरकारी उपाधि एवं अवैतनिक सरकारी पदों को छोड़ दिया जाए, सरकार द्वारा आयोजित सरकारी तथा अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार किया जाए, सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों का बहिष्कार, वकीलों द्वारा न्यायालय का बहिष्कार, आपसी विवाद पंचायती अदालतों द्वारा निपटाया जाए, असैनिक श्रमिक व कर्मचारी वर्ग मेसोपोटामिया में जाकर नौकरी करने से इनकार करे, विदेशी सामानों का पूर्णतः बहिष्कार किया जाए। इसी आंदोलन के तहत गांधी जी ने अपनी केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी। किसके कारण? असहयोग आंदोलन में। यह आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 में, और ये आंदोलन से हमारे पूरे भारतीय समाज में उस समय तत्कालीन जो भारतीय जनता थी काफ़ी प्रभावित थी। उन्हें लग रहा था कि ये आंदोलन एक महत्वपूर्ण अपनी एक अमिट छाप जो है हमारे आधुनिक इतिहास पे छोड़ेगा और शायद भारत को स्वराज मिल जाए। लेकिन यह आंदोलन बीच में रुका, किसके कारण? चौरा चौरी कांड के कारण। तो ये चौरा चौरी कांड क्या था वो हम देखते हैं। ये 5 फरवरी 1922 को हुई थी। स्थान गोरखपुर, यूपी में चौरा चौरी एक जगह है। इस कांड में गोरखपुर के स्थायी निवासियों द्वारा एक थानेदार सहित 21 सिपाहियों को थाने के अंदर बंद करके आग लगा दिया गया। हत्या या मृत्यु के कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को हिंसात्मक आंदोलन के रूप में बताया तथा इसे हिंसात्मक बताकर 11 फरवरी 1922 को समाप्त करने की घोषणा कर दी, एक चौरा चौरी कांड के कारण। तो ये आंदोलन यहीं पे अधूरा रह गया। इसे वापस लेने के बाद भारतीय राजनेताओं ने काफ़ी इसकी आलोचना की कि आपको शुरू नहीं करना चाहिए था, शुरू किया तो इसे एक मुकाम पे ले जाना चाहिए था। सुभाष चंद्र ने इसे राष्ट्रीय संकट तक कहा था। इस समय को गांधी जी के इस फैसले से संतुष्ट होकर कुछ नेताओं ने अलग अलग पार्टी की स्थापना की, जिसमें से स्वराज पार्टी और कुछ पार्टियां हैं। तो इस बिंदुओं को हम अगले वीडियोज़ में देखेंगे, जो कि पार्ट 3 वीडियोज़ के नाम से आएगा। पार्ट 3 वीडियोज़ इस राष्ट्रीय आंदोलन की कड़ी का अंतिम वीडियोज़ होगा। तो कृपया करके आप इस वीडियोज़ को लास्ट तक अगर देख चुके हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगले वीडियोज़ जो आएगा पार्ट 3 उसे भी ज़रूर देखें। धन्यवाद।